सांसों में तेरा ही नाम रे। जैसे चंदा में राम, जैसे सूरज में राम, जैसे चंदा में राम, जैसे सूरज में राम, रोम रोम में समाया तेरा नाम रे। है मेरे सांसों पे तेरा ये नाम रे, है मेरे सांसों पे तेरा ही नाम रे। जैसे पढ़ने में राम, जैसे लिखने में राम, पढ़ते ही टॉपर बनना है मेरी जीआरएफ टॉप करना है। गुड मॉर्निंग, जय सीताराम, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे भले होंगे। आज हम सेक्शन 10 ये कोई यूनिट नहीं है, ये सेक्शन मतलब धारा 10 के तहत ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो यूजीसी नेट सेट जीआरएफ के पेपर में पूछे जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धारा 10 के अंतर्गत ऐसी बहुत सारी धाराएं हैं और उनके अंतर्गत ऐसी बहुत सारे छूट हैं, डिस्काउंट जो दिए जाते हैं अगर सही धाराएं लगा दी जाएं तो। पर ये धारा 10 टैक्स कर से संबंधित है। ओके, उसके 3 क्षेत्र हैं, 3 क्षेत्र। पहले क्षेत्र पर हम पहले उसकी धाराओं को बताएंगे आपको नोटबुक में, फिर दूसरे क्षेत्र और तीसरे क्षेत्र की धाराएं अलग अलग हैं। ये हमने अपनी सुविधा के लिए लिख रखा था, मुझे लगता है कि आपकी सुविधा के लिए अच्छा है। एम्प्लॉयज इनकम टैक्स फ्री अंडर, मतलब प्रत्येक करदाता के लिए जो निम्न प्रकार वो इसी प्रकार का है। पहला नंबर, जैसे कि कृषि आय धारा 10(1) के तहत। अब अगर धारा 10(1) आ जाए तो आप उसे कृषि आय के तहत कर दीजिएगा। नेक्स्ट, अब अगर धारा 10(2) आ जाए, दूसरा नंबर है हिंदू अविभाजित परिवार से प्राप्त राशि जो धारा 10(2) के तहत दी गई है, HUF। ओके, ये धारा 10(2) के तहत। धारा 10 इनमें कॉमन है, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब उसके अंतर्गत हैं, तो ज़्यादा परेशानी उन्हीं में होती है। तीसरा नंबर है व्यक्ति के गैर निवासी खाते जमा रकम पर ब्याज। अब व्यक्ति के गैर निवासी खाते जो उनकी जमा, उनके रकम और उनकी ब्याज होती है, इन सभी से संबंधित अगर किसी भी धारा के अंतर्गत है वो है धारा 10(4)(2) के तहत। ओके, नेक्स्ट है धारा 10 में ही है लेकिन चौथे नंबर में है। चौथे नंबर में फर्म से एक साझेदार आय, मतलब फर्म होते हैं, चूँकि हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो फर्म वगैरह हमारे उसमें तो आते ही रहते हैं। इसमें कॉमन ये है कि फर्म से एक साझेदार, फर्म में कई सारे साझेदार होते हैं पर सभी से मतलब नहीं है, हमें किसी एक ही से मतलब है, और उसकी आय तो जो उसे डिस्काउंट मिलेगा वो उसे धारा 10(2)(A) के तहत मिलेगा। पूछा जाएगा धारा 10(2)(A) तो आपको बताना पड़ेगा कि फर्म से एक साझेदार और उसकी जो आय है उस पर धारा 10(2)(A) लागू की जाती है और उसे कुछ डिस्काउंट दिए जाते हैं। ये सब कर्मचारी, करदाता आदि से रिलेटेड है, पहले ही मैंने बताया था, ये इसका टॉपिक है। 5वां नंबर आता है राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन से प्राप्त रॉयल्टी आय। अब राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन से प्राप्त रॉयल्टी आय, रॉयल्टी वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा टॉपिक। सबसे ज़रूरी इसमें ये है कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, दूसरी चीज़ रॉयल्टी, तीसरी चीज़ तकनीकी वो भी सेवाएं होनी चाहिए, वो धारा 10(6)(D) के तहत। अब अगर धारा 10(6)(D) आता है तो आपको राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, राष्ट्रीय तकनीकी सेवाएं, फीस आदि से रिलेटेड ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, या फिर उनमें से
कोई दो चीज़ भी आ जाए तो भी आप धारा 10(6)(d) को ही टिक कीजिएगा। नेक्स्ट है 6वां नंबर। 6वें नंबर में भोपाल गैस विभीषिका 1985 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति भुगतान जो धारा 10(10)(b) डबल 10(10)(b) मतलब जो भोपाल गैस 1985 में 1988-85 में जो हुआ था भोपाल गैस बहुत भयानक था, इसलिए उसके तहत जो भी नुकसान हुआ होगा उसकी भुगतान धारा 10 के तहत धारा 10, अब धारा 10 के तहत धारा 10 में डबल बी में जो आता है उसी के तहत 1985 में डिस्काउंट दिया गया था जो भोपाल में हुआ था। नेक्स्ट है 7वें नंबर में। 7वें नंबर में विपत्ति पर क्षतिपूर्ति। अब विपत्तियां तो बहुत तरीके की होती हैं, लेकिन कुछ कॉमन टॉपिक होते हैं, लेकिन इसमें डिटेल नहीं पूछेगा, आपको क्रोनोलॉजी टाइप के क्वेश्चंस बना देता है, इसीलिए धाराएं 10 को लेता है और उसके तहत बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी उसे मिल जाते हैं, तो क्वेश्चंस कंफर्म हैं। 10(10)(b)(c) समझ गए होंगे कि 10 के तहत 10 और 10 के तहत जो 10 है उसी में बी और सी है। 8वें नंबर में आते हैं तो पता चला कि जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्त राशि जो धारा 10(10)(d) यानी जीवन बीमा पॉलिसी से संबंधित अगर कोई डिस्काउंट की बात करता है, मतलब एग्जाम में क्वेश्चंस, तो आप उसमें धारा 10(10)(d) को ही टिक कीजिएगा, क्योंकि ये धारा 10(10)(d) के तहत ही आता है जीवन बीमा पॉलिसी। इसमें एक कॉमन चीज़ ये है कि गत वर्ष के दौरान 2.5 लाख से अधिक ना होनी चाहिए, मतलब 2.5 लाख से ज़्यादा ना हो, इस बात का भी ध्यान आप इस क्वेश्चंस में रखिएगा। और चूँकि 1/2/2021 इसकी डेट है, आप इसे भी याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 9वां है सुकन्या समृद्धि खाते में भुगतान। अब सुकन्या समृद्धि खाते में भुगतान आप लोगों ने, ये एक योजना है जो धारा 10 के तहत ही डिस्काउंट है, क्योंकि ये भी कर से संबंधित है, तो धारा 10 के तहत 11 के तहत ए में आती है। ओके, 10वें नंबर में आया तो पता चला कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्याय द्वारा भुगतान, मतलब जो पेंशन की योजनाएं होती हैं जो वेतनभोगी लोगों को दी जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनकी वेतन का कुछ हिस्सा होता है पेंशन, तो वो जो दिया जाता है उन्हें धारा 10(12)(a) के तहत छूट डिस्काउंट प्रदान किया जाता है। 11 नंबर है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्याय में से आंशिक राशि निकाला जाता है। सेम चीज़ है, थोड़ा सा अंतर इसमें ये है कि ये राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और ये राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के द्वारा होती है और यही अन्यास द्वारा ही होती है 10(12)(a) में, और ये 10(12)(b) इसलिए है क्योंकि उसका थोड़ा सा आंशिक होती है। इसमें थोड़ा डाउट हो जाएगा आपको, अगर आंशिक है तो बी करिएगा और अगर आंशिक नहीं है तो सिर्फ ए करिएगा। ओके, नेक्स्ट है 12 भिन्न भिन्न प्रकार के ब्याज धारा 15 के तहत बताए गए हैं। अब ब्याज तो बता दिए गए हैं, लेकिन उनमें ये है कि किसको कितने सारे ब्याज, तो व्यक्तिगत खाते में 3500 यानी 3500 अधिक कर मुक्त, संयुक्त खाते 7000 अधिक कर मुक्त आदि हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है 13 नंबर में शैक्षिक छात्रवृत्ति, मतलब जो पढ़ने लिखने से संबंधित जो छात्राओं को छूट वगैरह दी जाती है, या फिर उन्हें जो एक मतलब क्या कहें कि छात्रवृत्ति जैसा कि दिया हुआ है, मतलब उनकी फीस जो वापस की जाती है, आप सरल भाषा में कह सकते हैं, तो वो धारा 10(16) के तहत कर मुक्त होती है, उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं कटता है। नेक्स्ट है 14 नंबर सांसद सदस्यों तथा राज्य के विधानसभा के सदस्यों के जो भत्ते होते हैं
उन्हें भी मिलते हैं, लेकिन धारा 10-17 के तहत। मतलब जो सांसद वगैरह होते हैं और उनके जो सदस्य होते हैं और उन सदस्यों के जो राज्य के विधानमंडल के सदस्य होते हैं, उन्हें जो भत्ते दिए जाते हैं, भत्ते आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको बताएंगे। वो धारा 10-17 के तहत डिस्काउंट दिया जाता है उन्हें भी। नेक्स्ट है 15 नंबर, तो पुरस्कार। अब अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी पुरस्कार, जैसे पद्मश्री जैसे अवार्ड मिलते हैं, कोई भी पुरस्कार, तो वो धारा 10-17A के तहत कर मुक्त होता है। कोई भी आपसे कर नहीं ले सकता, क्योंकि वो पुरस्कार है और धारा बाकायदा लगाई गई है कर अधिकारियों के द्वारा, मतलब एक कानून के द्वारा। नेक्स्ट है 16 नंबर, शौर्य पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति की पेंशन। अब 16 नंबर, शौर्य पुरस्कार प्राप्त, ये ज़्यादा तौर पर, मतलब वैसे तो मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा तौर पर जो कानून के रक्षक होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, बहुत सारे हैं, तो उन सभी को जो चीज़ें दी जाती हैं, मतलब उनके जो पेंशन दिए जाते हैं, वो धारा 10-18 के तहत कर मुक्त होते हैं। अगर आप 10-18 आए तो आप शौर्य पुरस्कार व्यक्ति की पेंशन टिक कर दीजिएगा। ओके। नेक्स्ट है 17 नंबर। 17 नंबर, पारिवारिक पेंशन कर्तव्य के दौरान। अब पारिवारिक पेंशन कुछ लोगों को दिए जाते हैं जीवन यापन, तो वो 10-19 के तहत किए जाते हैं, मतलब धारा 10 के तहत 19। ओके। नेक्स्ट है 18 नंबर, भारतीय रियासतों के शासकों के एक महल का वार्षिक मूल्य। मतलब भारत में ही हो, रियासतें मतलब पुरानी जो होती हैं, शासकों के एक महल, महल तो वैसे भी रियासत मतलब पुराने जमानों के पारंपरिक, वार्षिक मूल्य जो होगा उनका, वो धारा 10-19A के तहत कर मुक्त है। ओके। नेक्स्ट है 19 नंबर, अनुसूचित जनजातियों की आय। अब अनुसूचित जनजाति, जनजाति ये सब तो आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि आप भी किसी न किसी कैटेगरी में आते होंगे। तो धारा 10-26, अब ये सब तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये अरुणाचल, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नागालैंड, मिजोरम पर मुफ्त है। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि अगर कहीं भी धारा 10-26 मिलता है तो उस पर आपको अनुसूचित जनजाति की जो भी आय होगी उस पर टिक करना पड़ेगा। कभी कभी राज्यों के नाम भी पूछ लेता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि अरुणाचल, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नागालैंड, मिजोरम, ये हैं जो कर मुक्त हैं अनुसूचित जनजाति के तहत। ओके। ये 25 नंबर में आए तो पता चला कि सिक्किम की जो आय है वो धारा 10-26 AAA के तहत स्त्री 1/4 मतलब 1 यानी पहला तारीख चौथा महीना 2025 पश्चात विवाह करती है तो सिक्किम नहीं कर मुक्त होगी। मतलब वहाँ अगर करती है तो पर उसकी तारीख दी हुई है, उससे भी याद रखिए, कभी कभी पूछ लेता है, समथिंग टाइम तो धाराएं ही आती हैं, पर टॉपर बनना है तो थोड़ी चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी है। 27-21 नंबर में कृषि उपज मार्केट कमेटी बोर्ड की कोई आय जिसकी सामना कृषि उपज के विपणन के विनियंत्रित करने के लिए की गई हो, वो धारा 10-26 के तहत AA-B में बताई गई है। कृषि उपज उसकी बेचने, लेन देन करने, मार्केटिंग करने, मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट, बहुत सारे काम होते हैं कृषि में, तो उनसे संबंधित जो देखो कृषि आय को 10 के तहत 1 में मुक्त तो कर दिया, लेकिन उसमें बहुत सारे काम होते हैं, जो स्टेप होते हैं जो किए जाते हैं और करना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो धारा 10-26 AA-B के तहत बताए गए हैं। नेक्स्ट आता है 22 नंबर में चाय बोर्ड प्राप्त सहायता। अब
चाय बोर्ड प्राप्त सहायता है ये एक, तो जो धारा 10(30) के तहत कर मुक्त किया गया है। 23 नंबर धारा 23 मत करिएगा क्योंकि अच्छा धारा 23, 19, 25 ये सब नहीं आएगा, ठीक है, वो सिर्फ धारा 10 ही करेगा। तो पौधों को लगाने वाले जो सहायताएं हैं वो धारा 10, 31, 24 नंबर है अवयस्क बच्चे की आय धारा 10, 32, 25 यूनिट स्कीम की एक अपनी वो भी है जो फेमस रहा, तो 1964 है, 1964 आंतरण आय, ये उनकी अपनी आय थी, फिर भी काफ़ी फेमस रही, इसलिए पेपर में पूछे जाने की संभावनाएं बना दी गई। वो धारा 10(33) में है। एक और चीज़ है, बहुत सारा है, एक और दो और नहीं है। 26 नंबर में घरेलू कंपनी। अब कुछ लोग घर में ही छोटे छोटे काम रोजगार बनाते हैं, बेचते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, तो वो घरेलू कंपनी फॉर एग्जाम्पल। तो धारक से शेयर कर जो वो लोग भी करते हैं, वापस लेते हूँ मतलब शेयर धारक जो भी उसमें अंधे हुए पर घरेलू होनी चाहिए। धारा 10(34)(a) के तहत कर मुक्त है, ये उनको जानना बहुत ज़रूरी है, उनके साथ हमें जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें ज़ीआरएफ टॉप करना है। 27 नंबर में है साधारण अंशों का आंतरण। साधारण अंश भी होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। धारा 10(26) के तहत 36 है, 36, तो उसके तहत कर मुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 28 नंबर है कृषि भूमि आंतरण पर पूंजी लाभ। अब कृषि भूमि आंतरण, आंतरण का मतलब आप लोग जानते होंगे, ये एक शुद्ध हिंदी का वर्ड है। ये धारा 10(27) के तहत कर मुक्त किया गया है। 10(27) अगर पूछे तो उसके तहत क्या कर मुक्त किया गया है, तो 10(27) के तहत कृषि भूमि आंतरण पर पूंजी लाभ को कर मुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 29 नंबर। 29 नंबर में आंध्र प्रदेश राज्य सी क्षेत्र के जो विकास कार्य किए जाते हैं या जो उन्हें प्रोत्साहन दिए जाते हैं वो धारा 10(47)(a) के तहत कर मुक्त बताए गए हैं। नेक्स्ट है 30 अंतर्राष्ट्रीय खेल से आए 2 से अधिक देशों में भाग ले केंद्र सरकार द्वारा मुक्त अधिसूचित हो, वो धारा 10(39) के तहत है। कहने का ये है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल जो इंटरनेशनल लेवल में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वो बहुत बड़े लेवल में होते हैं, लेकिन उन्हें भी कुछ धाराओं के तहत कर मुक्त किया गया है। वो है धारा 10(39), जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। पूछ लेगा भाई धारा 10 से संबंधित वो पूछेगा, वो किसी भी क्षेत्र में पूछ सकता है कि कौन किस क्षेत्र में कर मुक्त है या नहीं। अगर आपको पता रहेगा तभी आप बता पाएंगे और सही उत्तर देकर ज़ीआरएफ टॉपर बन पाएंगे। जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम आपके साथ अपने नोटबुक्स शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट है 31 नंबर। इसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति के द्वारा संपत्ति को प्रतिवर्ती बंधक किस्तों में ऋण लेना। अब भाई कुछ लोग किस्त में भी ले लेते हैं, आजकल तो नॉर्मल हो गया है। वो धारा 10(43) के तहत कर मुक्त है। नेक्स्ट है किसी निकाय या प्राधिकरण, थोड़ी और आगे फिर रास्त देखते हैं, संधि समझौते लाभ ना कमाने के उद्देश्य से भी किए जाते हैं, वो धारा 10(42) के तहत कर मुक्त हैं। नेक्स्ट है 38 सहायक कंपनी। कुछ कंपनी एक दूसरे की सहायक कंपनी होती है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपकी मेरे नोटबुक आपके लिए क्या हेल्पफुल नहीं है? हैं।
तो वही सेम ही ऐसे ही होता है, बस लेवल थोड़े थोड़े अलग हो जाते हैं, क्योंकि जो जिस क्षेत्र में होते हैं वो उस क्षेत्र के सहायता की बात कर रहे हैं, पर यहाँ कंपनी है तो इसलिए कंपनी की बात कर रहे हैं। तो जैसे उसमें शेयर वगैरह होते हैं, फंड वगैरह, तो वो धारा 10(40) के तहत कर मुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है 34 नंबर, विशेष आर्थिक क्षेत्र। भाई कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फेमस होती हैं किसी कंट्री में, तो कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र नई स्थापित जो इकाइयाँ होती हैं, उसके कार्य होते हैं, लाभ संबंध जो कटौतियाँ होती हैं उन्हें प्रोवाइड की जाती हैं, वो धारा 10(a) के तहत कर मुक्त होती हैं। बहुत ज़रूरी चीज़ इसमें ये भी जानना है कि ये कटौती मिलेगी, दिन तारीख भी पूछ लेता है कभी कभार, वो है 31/3/2005 के पश्चात और 1/4/2020 के पूर्व, मतलब 5 और 20 के बीच में होना चाहिए साल। ओके, नेक्स्ट दूसरा टॉपिक, पहला अभी तक तो हम लोग जो 34 देख चुके हैं वो प्रत्येक करदाता के लिए थी, लेकिन अब जो हम देखेंगे वो कर्मचारी के लिए है। ये तो करदाता हैं जो धारा 10 के तहत लाभ उठा रहे हैं, अब कुछ कर्मचारियों को देखते हैं कि उन्हें कितना लाभ मिल रहा है धारा 10 के तहत। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जितना है देखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमें ज़्यादा टॉप करना है ना, इसलिए। किसी कर्मचारी दी गई यात्रा संबंधित रियायत, मतलब बहुत सारे ऐसे थोड़े बुजुर्ग होते हैं जिन्हें सहायता दी जाती है। भाई कर्मचारी हैं तो क्या हुआ, आखिर एक समय बाद जब वो रिटायरमेंट होते हैं तो उन्हें कुछ पेंशन जैसे कि फॉर एग्जांपल दी जाती हैं, तो उसी तरीके से उन्हें कुछ रियायतें फ्री में दी जाती हैं, वो धारा 10(5) के तहत कर मुक्त होती है। ये कर्मचारियों के लाभ हैं धारा 10 के तहत। नेक्स्ट है दूसरा नंबर, विदेश में मिले हुए जो भी उन्हें भत्ते हों, अनुलाभ हों, वो धारा 10(7) के तहत कर मुक्त किए गए हैं और उन कर्मचारियों को इस तरीके से इस धारा के तहत लाभ मिलते हैं। नेक्स्ट है तीसरा नंबर, मृत्यु अथवा अवकाश ग्रहण करने पर ग्रेजुएटी। अब ठीक है, ये सब तो होता ही रहता है, पर मृत्यु अथवा अवकाश ग्रहण करने पर भी कुछ होते हैं जो कर्मचारियों को दिए जाते हैं, वो धारा 10 के तहत कर मुक्त होते हैं। ओके, नेक्स्ट है चौथा नंबर। चौथे नंबर में पेंशन के बदले एक मुफ्त राशि, पेंशन के बदले, अब ठीक है पेंशन तो उन्हें दिए जा रहे, कुछ ऐसी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो उन्हें दी जाती हैं, वो धारा 10(10)(a) के तहत कर मुक्त होती हैं। पांचवा नंबर है अवकाश वेतन। ठीक है, कुछ ऐसे कर्मचारी भी होते हैं जो किसी पर्सनल काम या फिर किसी प्रोफेशनल वो एक छुट्टी लेते हों, तो ऐसा नहीं है कि उनकी जो वेतन सैलरी वो कट जाए, कुछ में नहीं भी कटती है। फॉर एग्जांपल जैसे संडे, भले ही गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की जाती है ये छुट्टी, लेकिन तो क्या हुआ, इससे अदर भी हो सकती है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, वो धारा 10(10)(a) के तहत कर मुक्त है। ओके, नेक्स्ट है 6 नंबर, छटनी के कारण क्षतिपूर्ति, धारा 10(10)(b। अब धारा 10(10)(b) के तहत क्या कर मुक्त मिलते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि छटनी के कारण। ऐसे बहुत सारे, भाई आजकल तो कंपटीशन लेवल काफ़ी हाई हो गया है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो क्षतिपूर्ति होती है वो धारा 10(10)(b) के तहत की जाती है। नेक्स्ट है 7वां नंबर। 7वां नंबर, स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने पर क्षतिपूर्ति। अब कुछ लोग मर्जी से भी कर लेते हैं, तो उस पर ऐसा नहीं कि उन्हें काट ही दी जाए उनकी सैलरी से कुछ पैसे, तो उन्हें 10(10)(c) के तहत डिस्काउंट देकर नहीं काटा जाता। नेक्स्ट है 8वां नंबर, वैधानिक प्रोविडेंट फंड भुगतान। अब वैधानिक है, वैध ही है, प्रोविडेंट फंड ही है, तो धारा 10(11) के
1 के तहत किसे छूट मिलती है, तो वो वैधानिक प्रोविडेंट फंड भुगतान के तहत छूट दी जाती है। 9वां नंबर है अनुलाभों के मूल्य पर नियोक्ता द्वारा कर का भुगतान 10-10 CCC। मतलब अगर 10-10 CCC आए तो आपको अनुलाभ के मूल्य पर जो नियोक्ता द्वारा भुगतान किए जाते हैं उनके तहत छूट दी जाती है। किसमें? धारा 10-10 CCC में। नेक्स्ट है 10वां नंबर मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड से भुगतान, वो धारा 10-12। अब धारा 10-12 के तहत किनको छूट दी जाती है, तो वो है मान्यता प्राप्त जो प्रोविडेंट फंड होते हैं उनको जब कोई भुगतान किया जाता है तो ये उन्हें धारा 10-12 के तहत छूट दी जाती है। नेक्स्ट है 11 नंबर अनुमोदित सुपर एनुएशन। अब सोचो भला, ये भी सुपर होते हैं, सुपर डुपर तो होते ही रहते हैं। फंड है जो भुगतान है वो धारा 10-13 के तहत। धारा 10-13 के तहत क्या छूट दी जाती है कर्मचारियों को, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो अनुमोदित सुपर एनुएशन फंड पर जो भुगतान किए जाते हैं उन पर इन्हें दी जाती है। नेक्स्ट है 12 नंबर मकान किराया भत्ता। मकान किराया भत्ता, अब मकान पर भी छूट देना बहुत ज़रूरी है, पर ना रेंट बढ़ा कर मतलब किराया छोड़ो लगता है कर ही ले लेंगे, तो इसलिए कुछ धाराएं बनाई गई हैं कि धारा 10-13A के तहत कोई भी एक्स्ट्रा रेंट ना ले पाए जितना कि नगर पालिका के द्वारा सीमित या फिर उनकी ज़रूरतों के अनुसार हो। ये नहीं कि अगर वहाँ का रेंट 2000 रुपये है तो आप डायरेक्ट उससे 20,000, तो इस तरीके से इलीगल ना हो, इसलिए कुछ कानून बनाए गए हैं और उसके तहत मकान किराया भत्ता जो प्रोवाइड किया जाता है वो धारा 10-13A के तहत। नेक्स्ट है आखिरी है कर्मचारी के कर मुक्त धारा 10 के तहत 13 नंबर, वो है कातिप्य व्ययों के लिए विशेष भत्ते जो होते हैं वो धारा 10-14 के तहत। अब धारा 10-14 के तहत कर्मचारियों को कौन कौन से लाभ दिए जाते हैं, छूट दी जाती हैं, तो वो एक ही है, वो है कर्तव्य व्ययों के विशेष भत्ते। ओके, नेक्स्ट है। अब जैसा कि हमने 2 पॉइंट तो देख लिए, पहला टॉपिक था प्रत्येक करदाता के लिए, दूसरा टॉपिक था कर्मचारी के लिए जो धारा 10 के तहत ही छूट प्राप्त कर रहे थे, और तीसरा है संस्था के लिए, मतलब करदाता भी हो गए, कर्मचारी भी हो गए। अब हम संस्था के पास चलते हैं। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि धारा 10 के तहत छूट प्राप्त कर रही हैं, पर हमें पता होना ज़रूरी है कि वो किन धाराओं के तहत प्राप्त कर रही हैं। तो पहला नंबर है स्थानीय सत्ता की आय। स्थानीय सत्ता की जो आय है वो धारा 10-20 के तहत प्राप्त कर रही हैं। नेक्स्ट है दूसरा नंबर शोध संघ की आय। शोध संघ की जो आय है वो धारा 10-21 के तहत वो लोग छूट प्राप्त कर रही हैं, 10-21 के तहत। नेक्स्ट है तीसरा नंबर समाचार एजेंसियों की आय 10 के तहत 22 के तहत भी। मतलब कहने का ये है कि समाचार एजेंसियों की जो भी आय होती है, जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वो 10-22B के तहत कर मुक्त हमें लेना पड़ेगा और उन्हें देना पड़ेगा। तो चौथा नंबर है पेशेवर संस्थाओं की आय। अब पेशेवर तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जानना ज़रूरी है कि छूट उन्हें मिलती है या नहीं। तो धारा 10-23A के तहत उन्हें भी छूट मिलती है, बेचारों को पता नहीं होता है। रेजिमेंट फंड अथवा गैर सार्वजनिक फंड, तो ठीक है, अब इसे छूट किस धारा के अंतर्गत दी जाती है तो आप देख लो खुद अपनी आंखों से। वो है धारा 10-23AA के तहत। मतलब धारा 10-23AA के तहत जो रेजिमेंट फंड या गैर सार्वजनिक जो फंड वगैरह होते हैं उन्हें अगर कोई आय मिलती है तो वो धारा 10-23AA के तहत छूट प्राप्त करने के पूर्ण रूप से अधिकारी हैं। ओके,
नेक्स्ट है 6वां नंबर, अपने कर्मचारियों या उन पर आश्रितों कल्याण हेतु कोष की आय। मतलब 6वें नंबर में धारा 10, 23, ट्रिपल ए कॉमन याद रखिएगा सभी में। अगर ज़ारफ टॉपर बनना है तो हमारे नोटबुक तो बहुत पावरफुल हैं, बस आप लोग देखना ही पसंद नहीं करते शायद। अगर देखेंगे तो ज़रूर फ़ायदा होगा। अपने कर्मचारियों या उन पर आश्रितों के कल्याण हेतु कोष, वो अगर पूछेगा ऐसे तो आपको धारा 10, 23, ट्रिपल ए, और अगर 10, 23, ट्रिपल ए पूछ लेता है तो आपको सीधे तरीके से अपने कर्मचारियों या उन आश्रितों कल्याण कोष आय आदि को टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 7वां नंबर, भारतीय जीवन बीमा निगम या अन्य बीमाकर्ता द्वारा स्थापित पेंशन फंड आय 10, 23, डबल ए बी। मतलब भारतीय जीवन बीमा निगम जो होते हैं या जो बीमाकर्ता द्वारा स्थापित पेंशन फंड होते हैं वो 10, 23, डबल ए बी के तहत किए जाते हैं। नेक्स्ट है 8वां नंबर, खादी ग्रामोद्योग परिषदों की आय। भाई आजकल गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं जो कृषि करने वाले लोगों को बड़ी फ़ायदा होता है। फ़ायदा तो उन्हें होता ही है, खादी से संबंधित भी कुछ उन्हें दिए जाते हैं, मतलब खादी दी जाती है तो वो जो दी जाती है वो भी किसी न किसी धारा के तहत कर मुक्त हैं। तो वो जो परिषद हैं वो धारा 10, 23, डबल बी के तहत हैं। अगर 10, 23, डबल बी पूछ ले तो आपको खादी ग्रामोद्योग पर टिक करना पड़ेगा, पर ये भी होनी चाहिए कि वो परिषद है। नेक्स्ट है 9वां नंबर, खादी ग्रामोद्योग संघ की जो आय होती है, आय तो होती ही है, होनी ही चाहिए, वो धारा 10, 23 बी के तहत कर मुक्त है। मतलब 10, 23 बी अगर पूछे तो खादी ग्रामोद्योग संघ, अगर 10, 23 डबल बी पूछे तो आपको खादी ग्रामोद्योग परिषद पर टिक करना पड़ेगा। आय तो होगी ही तभी तो कर होगा। 10वां है सार्वजनिक धार्मिक या पुण्यार्थ ट्रस्ट या निधि से प्रबंधनीय स्थापित वैध सत्ता की जो आय होती है वो धारा 10, 23 डबल बी ए के तहत होनी चाहिए। 11 नंबर है यूरोपीय आर्थिक समूह ब्याज। अब यूरोपीय आर्थिक समूह पर जो ब्याज वो लाभ होता है वो 10, 23 ट्रिपल बी के तहत, ट्रिपल बी पूछ लेगा, 10, 23 तो है ही, आपको यूरोपीय आर्थिक समूह ब्याज पर टिक करना पड़ेगा। 12 नंबर क्षेत्रीय परियोजना स्थापित शार्क कोष। अब अगर शार्क SAARC फंड तो ये सब आ जाए तो आपको पूछना पड़ेगा, ये तो उसकी फुल फॉर्म है क्षेत्रीय परियोजना स्थापित शार्क कोष। वैसे तो इसको SAARC, इन दो में से कोई भी आ जाए तो आपको पर फंड होनी चाहिए, फंड ही है। 10, 23 डबल बी सी के तहत कर मुक्त किया गया है। 10, 23 डबल बी सी के तहत अगर कुछ कर मुक्त है तो वो है शार्क। शार्क किसके तहत कर मुक्त है तो वो 10, 23 डबल बी सी के तहत। नेक्स्ट है 13 नंबर बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण। बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण को भी धारा 10 के तहत कर मुक्त किया गया है, वो है 10, 23 डबल बी ई के तहत। 10, 23 डबल बी ई के तहत बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण 10, 23 डबल बी ई के तहत छूट है। 14 नंबर है केंद्रीय विद्युत आयोग। केंद्रीय विद्युत आयोग जो कि 10, 23 डबल बी जी के तहत कर मुक्त है, आपको बताना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा सही उत्तर, तभी जाके आप ज़ारफ टॉपर बन पाओगे। 15 नंबर प्रचार भारतीय एडवर्टाइजमेंट 10, 23 डबल बी एच। कॉमन चीज़ें याद रखिएगा, बहुत टफ है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं बहुत सीरियस होकर बता रही हूँ आपको कि मेरा ये नोटबुक आप लोग ज़रूर नोटबुक बना लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली 2-3 क्वेश्चंस तो मैं क्या कहूँ, आप लोग खुद जब टॉपर बनने जाओगे ना तो पता चल जाएगा कि मैं कितना सही कह रही थी। अब भाई मैं तो बनी गई हूँ,
16 नंबर है विशिष्ट पुण्यार्थ कोश, विशिष्ट पुण्यार्थ कोश 1023C। 17 नंबर है निर्देशक संरक्षण कोष मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज 1023EA। 18 नंबर EA क्या ये 1023EA के तहत निदेशक संरक्षण कोष मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज। ओके 18 नंबर है निदेशक संरक्षण कोष 1023EC। 1023EC निदेशक संरक्षण कोष टिक करना पड़ेगा तभी JRF टॉपर बनोगे। अगर JRF टॉपर बनना है तो फिर बस सारी धाराएं याद कर लो। 19 नंबर है अधिसूचित विनिधि करता क्या करता धन को प्राप्त करता और JRF टॉपर करता तो 1023ED के तहत है। अब 20 नंबर में आओ तो पता भी चला कि जोखिमों पर भी बताओ छूट है। जोखिम पूंजी कंपनी अथवा जोखिम पूंजी निधि 1023 FB के तहत छूट ही छूट मिल रही है। वाह वाह क्या बात है। चलो जोखिम का कुछ काम करें। नेक्स्ट है अबुधाबी निवेश प्राधिकरण ADIA सहायक कंपनी होनी चाहिए और वो ADIA भी होना चाहिए तो वो 1023EE के तहत कर मुक्त प्रदान हो ही जाएगा। 23 नंबर है गैर निवासी निर्दिष्ट निधि द्वारा उत्पन्न प्राप्त होने पूंजीगत लाभ जो आय हो उसे 1023FF के तहत कर मुक्त कर टिक करना और आराम से जय सीताराम बोल के चले आना और JRF टॉपर बन जाना। 24 नंबर में है पंजीकृत ट्रेड यूनानी 1926 अधिनियम 1024। अब इसकी ये सन जो बहुत फेमस रहा उसे भी याद करना ज़रूरी है। अब इसके नाम को भी पंजीकृत ट्रेड यूनानी ये भी याद करना बहुत ज़रूरी है और इसकी धाराओं को तो कुछ कहना ही नहीं, ये तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये धारा 1024 के तहत कर मुक्त है। नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड अर्जित आय 1025। 21 नंबर कर्मचारी राज्य बीमा कोष 1025A। 26 तो हो ही गया, 27 में आ गए तो पता चला कि अनुसूचित जाति जनजाति को स्थापित जो हित हैं वो 1026B के तहत हैं। 28 नंबर है अल्पसंख्यक समुदाय को जो लाभ मिलता है वो उसे 1026BB के तहत मिलता है। अब 29 नंबर में भूतपूर्व सैनिकों को जो मिलता है वो 1026BBB के तहत मिलता है। अब 38 तक पता चला कि अनुसूचित प्रशासनिक जनजाति से जो रिलेटेड होते हैं उन्हें 38 के तहत, सहकारी 1027 के तहत जो भी सीमित होंगी उनकी तो उन्हें उसी तहत धाराएं मिलती हैं। धाराओं के तहत लाभ मिलता है, धाराएं थोड़ी मिलती हैं, धाराएं तो बन गई हैं और गवर्नमेंट ने बना दी और लागू भी कर दी है बस हमें सही बताना पड़ेगा। अब आते हैं तो 31 तो कुछ बोर्ड भी बहुत सारे हैं पर कुछ ही इनमें है प्राधिकरण आय काफ़ी रबड़ चाय तंबाकू आदि मसाला कृषि विकास तो उन सब से संबंधित धारा 1027 के तहत कर मुक्त है। नेक्स्ट है 32 नंबर प्रतिभूतियों। अब प्रतिभूतियों की संस्थाएं आदि से रिलेटेड जो पूर्व प्राप्त राशि है वो धारा 1035A के तहत छूट है। और नई पेंशन प्राधिकरण 1044 के तहत। 34 नंबर निकाय प्राधिकरण मान्यता प्राप्त तो उसे हो ही गई है, अब क्या ही कहना, ये 1048 के तहत। अपरिष्कृत तेल भंडारण 1048A के तहत छूट प्राप्त कर रहा है। बताओ वो ले भी रहा है और उसको फ़ायदा भी बहुत हो रहा है। अपरिष्कृत तेल से बचा हुआ जो कुछ स्टॉक बच जाता है और फिर वो उसे बेच भी देता है तो वो भी बताओ बहुत पैसे प्राप्त करता है। वो 1048C के तहत इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम है, लेकिन जो तेल बचा हुआ है वो 1048B के तहत और इंडियन स्ट्रेटेजिक जो पेट्रोल है वो 1048C के तहत है। सोचो कितना लाभ है लोगों को।
अब 40 नंबर में अवसंरचना विकास वित्त पोषण। अवसंरचना विकास वित्त पोषण जो है उसे मिल रहा वो 1048D के तहत लाभ प्राप्त कर रहा है। 41 है विकासात्मक वित्त पोषण जो है वो 1048E के तहत प्राप्त कर रहा। 42 है नेशनल फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी 1049 के तहत। 43 है समकरण लेवी अधिनियम 1050 के तहत है। 44 नंबर है राजनीतिक पार्टियों में 13A के तहत। और लास्ट और आखिरी अगर हम कुछ कहें तो लास्ट और आखिरी में निर्वाचन न्यास आय 13B के तहत। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये धारा 10 से संबंधित जो नोटबुक है वो बहुत पसंद आया होगा। मैं आपको एक पूरा ही दिखाती हूँ। ये देखो मेरे पास कितना सारा है, बहुत 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 सारा है। ये मेरा पूरा नोटबुक है। ये मेरा एक चार्ट मैंने बनाया था जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय। जय सीताराम। राधे राधे। अरे रुको, हैव अ गुड डे। अरे रुको, बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय।